प्रॉपर की बनाने की इस पे है। अच्छा, हाँ ठीक है, टाइमली सर्कुलेट कर देंगे फिर बेटा, ठीक है। हाँ। ना भाई, जो डेट दे रखी हो ना वो उसी से वो कर लें। असाइनमेंट आ गई है क्या? नहीं, ऐसा यदि नहीं आई है ना तो अभी तक कुछ नहीं है, टाइम मिल जाता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ना, यदि ऑफिशियली आपके पास आई ही नहीं है अब तक, ठीक है, तो कम से कम 3-4 दिन तो मिलेंगे ना तुम्हें सबमिट करने के लिए। उसकी टेंशन ना लो, मैं अपने आप देख लूंगी इसका फिर। बेटा कई बार तो एक ही दिन रख लेते हैं, कई बार 1-2 दिन के अंदर बोल देते हैं कि सबमिट कर दो। क्या बोल? ऐसा सबमिट करने की? नहीं, हाँ हाँ, वो तो सभी सब्जेक्ट का सेम डे ही होता है, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि एक ही डेट ना हो सबमिट करने की, मतलब 2-3 दिन का तो टाइम दिया जाए तुम्हें। हाँ, इकट्ठे दे के जा सकते हो तुम सभी का, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, करें स्टार्ट फिर। आज नेक्स्ट क्लास में मैं ही लूंगी, ठीक है। ओके। रैंडम वेरिएबल तो बोला था हमने, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और यदि हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। खत्म हो गया। चलो, सो नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में आपको पता है कि होता क्या है, ठीक है। यानी कि जिसको हमने पहले डी डॉट एफ बोला था, और वही हमारे पास डिस्क्रीट के लिए अलग है और कंटिन्यूअस के लिए अलग है। डिस्क्रीट में हमारे पास यहाँ पे समीशन हो गया था, और कंटिन्यूअस में क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो इफ x इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x है भी हमारे पास, देन द फंक्शन, एफ से हम डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एफ से, सिंबल सेम रहेगा। एफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स होगा, बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस एक्स से लेस होनी चाहिए। तो अब इससे लेस हमारे पास रेंज कहाँ से शुरू होगी, माइनस इंफिनिटी टू अपर लिमिट क्या है, एक्स, एफ ऑफ टी डी टी। सो एक्स की रेंज हमारे पास क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो अगेन हमारे पास वन मोर थिंग, जैसे हमने ये कहा था कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है बाय डेफिनेशन ये होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, की प्रोबेबिलिटी इसके बीच में, एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बीच में ओवर डेल्टा एक्स, ये था हमारे पास। ओके।
सो इसी में हमारा क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट। तो यानी कि ये हमारे पास बाय डेफिनेशन, तो ये क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक का माइनस में एक्स तक का, वो हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और यहाँ पे एक्स तक का। तो ये क्या बन गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हमारी किससे लेस है एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। तो ये क्या बन गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ से भी। और ये क्या हमारा दैट इज एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। सो एक तरह से आप देखेंगे ये जैसे ये होता है ना आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर में जो डिफरेंस है वो, तो इसको हम एफ डैश लिख देते हैं। सेम यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया ये डेरिवेटिव, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ। एफ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और कैपिटल एफ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये रिलेशन है दोनों के बीच में। यदि कैपिटल एफ का आप डेरिवेटिव करते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिल जाता है। अब ये हमारे पास कंटिन्यूअस के केस में, क्योंकि डिस्क्रीट के केस में तो आपका फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो यदि फंक्शन हमारा यदि रैंडम वेरिएबल एक्स कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू एफ डैश इक्वल होगी। अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया था कि ऑब्वियस बात है हमारे पास एफ है क्या है तो प्रोबेबिलिटी, तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 रहेगा और एफ ऑफ इन्फिनिटी हमारा क्या है, यानी कि टोटल की प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू 1 होगा हमारे पास। सो अगेन एफ हमारा यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन होता है फ्रॉम दी राइट साइड। ये कुछ प्रॉपर्टी है आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। अब एक एग्जांपल करते हैं इसका। The diameter says x of an elliptic cube is assumed to be continuous random variable with probability density function दे रखा हमारे पास ये कि f of x 6x1 minus x। ये पीछे हमने किया भी था, ये प्रूव किया था क्या ये probability density function है। सो हमें ऑब्टेन करना सबसे पहले तो cumulative distribution function of s। नेक्स्ट क्या निकालना हमें, कंप्यूट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1/2 गिवन कि x की रेंज हमारी क्या है ये है। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे। अगेन वही चीज देखना है हमें कि ये डेंसिटी फंक्शन है भी या नहीं है। इनकी इंटीग्रेशन ओवर दैट रेंज शुड बी 1 होना चाहिए। तो एक्स लेस देन 0 करोगे तो आप इंटीग्रेशन आएगा 0, ग्रेटर देन 1 में पूरा ही आ जाएगा और बीच वाला पोर्शन हमारा ये हो गया। अगेन यदि आपको ये निकालना है तो बाय डेफिनेशन जस्ट आपको ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का क्या फॉर्मूला था, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इस केस में ये क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1/2 इंटरसेक्शन 1/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2/3 अपॉन में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इस रेंज के बीच में लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2/3। सो इस केस में क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ रेंज है, छोटा कौन सा 1/3 क्योंकि 1/2 तो कहीं बीच में आ जाएगा। सो 1/3 से लेकर आपका 1/2 तक, क्योंकि अब हमारा 1/2 है, इसे लेस लेस दिखाना हमें। तो ये एंड यहाँ से 1/3 से लेकर 2/3 तक इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और ये आ जाएगा 11/26। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको करने हैं। अभी तक जैसे हमने किया है रैंडम वेरिएबल 1 डायमेंशनल, ठीक है, यानी कि 1 डायमेंशनल था हमारे पास, डिस्क्रीट था, ठीक है, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल था। इसके बेस पे ही था हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और इसके बेस पे था हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पे समेशन यूज हुआ था, यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज हुआ था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की रेंज। और क्या किया हमने, हमने किया है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसको यूजुअली हमने कैपिटल एफ से डिनोट किया है। अब है क्या, यही सेम चीजें हैं हमारे पास, बस फर्क इतना है कि जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो 2 डायमेंशन हो जाएगा, यानी कि पेयर की फॉर्म में आएगा। तो 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, लेट्स से एस हमारा सैंपल स्पेस है
और एक्स वाई हमारे दो रैंडम वेरिएबल्स हैं। यदि हम उनको इस पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो इसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। ठीक, तो टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल हो गया। सो यदि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी इवेंट की एक्स लेस देन इक्वल टू ए वाई लेस, दोनों का एक साथ लेके चलना पड़ेगा ना, तो उसको हम डिनोट करेंगे। आप पहले डिनोट कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग एक्स इज इक्वल टू ए कर रहे थे या एक्स लेस देन ए कर रहे थे। अब यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कोमा एक टर्म और आ जाएगी साथ के साथ आपकी। तो आपने तो सिंपल ये किया है, बट अब तो ये दो की होगी ना, तो यदि दो की हो जाती है, वन मोर थिंग यहाँ पे जो एक्स वाई रैंडम वेरिएबल आपका टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है, इसको बोलेंगे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यदि हमारी एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज लेगा। और डिस्क्रीट और कंटेनर अगेन से इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं, फॉर्मूला सेम है। अब क्या है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। जब हम एक सिंगल की बात करते हैं एक्स रैंडम वेरिएबल की, तो इसको बोलेंगे सिंपल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बट यदि दो पेयर का हो जाता है या दो का, तीन का, चार का, तो उसको हम बोलेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो लेट्स से हमारे पास अगेन एक्स रैंडम वेरिएबल है, उसकी n वैल्यूज हैं, y कोई अनदर रैंडम वेरिएबल है जिसकी हमारे पास n वैल्यूज है। तो यदि हम प्रोडक्ट लेंगे इनकी, तो इस तरह से लेंगे। तो इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पे। लेट्स से y हमारा रैंडम वेरिएबल, इसकी कितनी वैल्यूज हैं m, y1 y2 ym हमने लिख लिया, ऐसे ही x की लिख ली। सो जब x की वैल्यू 1 है, सुफिक्स में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो उसको डिनोट करेंगे p11 से। पहला सुफिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि x के नीचे कौन सा नंबर है। ऐसे ही y वाला सिमिलरली यहाँ पे इस रेंज में हम जा रहे हैं, तो पहला फर्स्ट सुफिक्स किसके लिए है, इस x1 के लिए, और सेकंड वाला क्या है, ये y2 के लिए। ऐसे ही चलेंगे हम। सो फर्स्ट यानी कि x1 और ये m वाला यहाँ पे। सिमिलरली हम ये तो रो वाइज बनाएंगे ऐसे। ऐसे ही हम कॉलम में चलेंगे। ओके, सो इस कॉलम में आप देखेंगे तो क्या फिक्स है, 1 लास्ट वाला। सो फिक्स है आपका। वेरी कौन सा हो रहा है, 1 2 अप टू आई एन तक। ठीक है, अब लेट से इन सब का मैं सम कर दूं, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट का सम कर दूं। एक चीज आप ध्यान से देख पा रहे हैं, पहला सुफिक्स सब में फिक्स है 1 1 1, सेकंड वाला वेरी कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि p1 डॉट, डॉट का मतलब है ये वेरी कर रहा है। ठीक है, जो सेकंड सुफिक्स है वो क्या है, वेरी कर रहा है। सिमिलरली इसके लिए ये आ गया हमारे पास, सिमिलरली इसके लिए एंड इसके लिए। अब वही चीज वर्टिकली भी देखते हैं। ठीक है, वर्टिकली में क्या है आपके पास, ये देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, सेकंड सुफिक्स आपका फिक्स है 1 1 1, फर्स्ट वाला वेरी करा, तो इसको मैं क्या लिख दूं, p डॉट 1, सिमिलरली p डॉट 2 एंड दिस एंड दिस। यदि इन सब का सम कर देते हैं हम इस साइड से भी या इस साइड से भी, टोटल सम हमारा 1 हो गया। क्यों, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई आपकी सैंपल स्पेस की। अब यहाँ देखोगे p1 डॉट 2 डॉट i डॉट, ठीक है, इसमें तो आपका y वेरी हो रहा है और यहाँ इन सब का सम ले लिया तो x भी वेरी हो गया। तो इस साइड से भी सम और इस साइड से भी सम 1 होना चाहिए आपका। सो इफ xy इज ए टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, वो बेस था, अब यहाँ पे मेन डेफिनेशन हम कर रहे हैं। इफ xy is a two dimensional random variable, then the joint discrete function xy also got the joint probability mass function of xy। इसको डिनोट कैसे करेंगे, p of xy से, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो p of xy इज इक्वल टू, ये क्या है, x कोमा एक्स आई कोमा वाई जी पेयर की फॉर्म में। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ जब कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स आई हो और वाई की वैल्यू क्या हो, वाई जी, अदरवाइज रहेगी जीरो। सो अगेन यदि एक प्रोबेबिलिटी है, सो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और यदि सबका हम सम कर लें ओवर आई भी और ओवर जे भी, तो टोटल सम कितना होगा, 1।
नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब आपको दो पे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, जैसे मैं कहूंगी एक्स को अपना हिस्सा चाहिए ज्वाइंट में से, ठीक है, तो उस हिस्से को हम बोलेंगे मार्जिनल, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, क्योंकि यहाँ तो कंप्लीट दे रखा ना पी ऑफ एक्स वाई, दोनों की भी तो मिली जुली है, ये तो ज्वाइंट है। यदि उसमें से एक्स क्लेम करना चाह रहा है कि मुझे अपने वाले अलग से चाहिए, उसको अलग से चाहिए ना, तो फिर उसको बोलेंगे मार्जिनल। ये 2 डायमेंशन के लिए है, 1 डायमेंशन में तो सारी उसकी थी, तो मार्जिनल बोलने की जरूरत नहीं है। बट यदि 2D में, 3D में, 4D में, 8D में है, तो फिर हम बोलेंगे, यदि उसको अलग से चाहिए तो मार्जिनल बोलेंगे। So let xy be a discrete 2-dimensional random variable. Then probability distribution of x determined as follows: p of x xi is equal to क्या होगा, p of x is equal to xi। अभी तो फिक्स है, वेरी कौन होगा, y। So p of x is equal to xi, y की वैल्यू क्या हो, y1, y2 एंड yn। सो p of, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, p of this suffix and this suffix। तो I1, सिमिलरली यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, और इसके लिए हो जाएगा IM। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सो समेशन J1 to M, क्योंकि I तो फिक्स ही है ना, तो J हमारा कौन सा सेकंड सुफिक्स वैरी हो रहा है, तो उसी में समेशन आएगा। या मैं इसको सिंपल ये लिख दूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पी आई डॉट, तो समेशन J1 to M पी आई आई जे, पी आई जे, ठीक है। इस पी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि पी ऑफ एक्स वाई, या तो ऐसे लिख लो या इसको ऐसे, सेम बात है। तो पी ऑफ एक्स वाई हमारा क्या है, दैट इज एक्स आई ओ आई जे कैपिटल बी, ठीक है, दैट इज पी ऑफ आई जे, ये। तो ये क्या हो गया हमारा पी आई। तो इसको हम बोलेंगे, पी ऑफ एक्स को हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ऐसे ही यदि मुझे y का निकालना हो, p ऑफ y का निकालना हो, तो कौन वेरी होगा, i। सो समेशन I1 to n p i j, यानी कि x वाला वेरी होगा, सो p डॉट j। यानी कि उससे अपोजिट वाला वेरी करना है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो मतलब समझते हैं, है ना, कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अब वही चीज हम 2 डायमेंशन के केस में देखें कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y, यानी कि x बाय y। सो ये बाय डेफिनेशन क्या होगी, इंटरसेक्शन अपॉन में जो वैल्यू है वो। तो p ऑफ x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y एंड p ऑफ y इज इक्वल टू y। जस्ट ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी फॉर 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल की। इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं अभी। The following table represent the joint probability distribution of random variable, कौन सा है, discrete। ये दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 1 और 2, x की दे रखी है 1 2 3। ओके, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग p11 हमारा क्या है, p11 0.1, p12 हमारा क्या 0.2। ऐसे ही ये है, ये है और ये। पहले तो इन सबका सम करते हैं हम, यहाँ पे जो है, ठीक। सो ये सम कितना हो गया, 0 पॉइंट, ऊपर लेकर आएंगे तो 0.3, 0.4 और 0.3। टोटल सम कितना है, 1। 1 होना चाहिए, नहीं तो आपकी होता कि स्टेटमेंट ही गलत हो। सो अगेन यहाँ से कितना बन गया 0.4, यहाँ से 0.6। तो सबसे पहले निकालना है हमें इसमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। Marginal distribution, conditional distribution of x given y is equal to 1 and probability of x plus y less than 4। So ये जो है, ये है p of x, सिंपली निकल चुका आपके पास p of x, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका p of y। तो ये है आपकी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 4x, और ये है y के। और क्या निकालना है हमें, ये लिख भी रखा है यहाँ पे दोनों के। सो कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यानी कि आपको निकालनी है ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1, ये निकालना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, यानी कि x की कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू थी ना, तो हर एक के लिए निकालना पड़ेगा। p ऑफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, p ऑफ x इज इक्वल टू दिस। एक कर लेते हैं। तो बाय फॉर्मूला ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1। सो एक बार टेबल में चलते हैं, जब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1 हो तब क्या वैल्यू है, दैट इज 0.1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0.1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 के लिए, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4। तो ये हो गया हमारे पास 1/4। सो इस तरह से हम बाकी पार्ट में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी आपने पढ़ा, यदि हमारा जो 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है, यदि 2 डायमेंशन में हमने क्या लिखा है, इसको इकट्ठे को बोलेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अकेले को बोलेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बट यदि यही रैंडम वेरिएबल आपके पास कंटिन्यूअस है तो बोलेंगे जस्ट ज्वाइंट की जगह ज्वाइंट की डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे बस, और रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई से इसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। जैसे मैंने आपको कहा था कि 1 डायमेंशन में नेसेसरी नहीं है कि आप एफ के साथ एक्स लगाओ, बट जैसे ही आप 2D में आ जाते हो तो आपको लगाना जरूरी हो जाता है। तो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकालना, वहां पे इंटीग्रेशन था, यहाँ पे क्या समेशन। सो एफ ऑफ एक्स वेरी कौन सा कर रहा था, उससे अपोजिट वाला वाई वाला, समेशन वाई पे था ना, पी ऑफ आई डॉट जो भी था, यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन किसके, उसके अपोजिट में। सो इसके एफ ऑफ एक्स के अपोजिट में क्या है, एफ ऑफ वाई, तो डी ऑफ वाई, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई। सिमिलरली एफ ऑफ वाई निकालना तो इसका पोजीशन दैट इज एक्स। ऐसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी ये डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कुछ नहीं, बस यहाँ एफ ऑफ एक y और आ गया साथ में, एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। ये तो आपको देखना ही देखना है, साथ में ये एडिशन और आ गया। ठीक, तो प्रॉपर्टी वही रहने वाली है, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी 0 इंफिनिटी, यदि इंक्लूड ले लेते हैं दोनों तो 1। और डेंसिटी फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा, ये कंटिन्यूअस। यदि वही हमें निकालना हो, इसको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, आपके पास कंप्लीट का आपको एक का निकालना है। ठीक है, तो अगेन अपोजिशन में किसको, एफ ऑफ एक्स का कौन है, वाई, सो लिमिट वाई टेंड्स टू इंफिनिटी कर देंगे। सिमिलरली एफ ऑफ वाई का निकालना है तो एक्स को इंफिनिटी कर देंगे। और डिस्क्रीट के केस में कहीं तो हमारा ये है। So f of x is equal to summation over y, probability of x less than equal to x, y is equal to y। f of y में कौन वेरी होगा, हमारा x की हर एक, ये समेशन किस पे आ जाएगा, x पर। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टोकास्टिक इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो लेट्स से हमारे पास 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है और उसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, और जो x की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो है x, और y की है एफ ऑफ y। यदि ऐसा हो जाता है, लेट्स से इसको मैं जी लिख दूँ, है ना। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू में जी वाई, यदि दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं स्टोकास्टिकली इंडिपेंडेंट होंगे दोनों। ठीक है, 2 डायमेंशन के केस में जो चीजें आपने अभी की हैं 1D से 2D में की है, सेम चीजें आप 10 डायमेंशन के लिए भी कर सकते हैं, सारे रिजल्ट सेम रहेंगे। ओके, तो ये आप खुद करके देखना, बिल्कुल सिंपल है। वहां पे एक इन्फिनिटी था, यदि n डायमेंशनल है तो और ज्यादा इन्फिनिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएंगी। यहाँ जहाँ समीशन 1 पे था, यहाँ ज्यादा पे आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इजिली यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये सेकंड हाफ इसलिए जरूरी है सेकंड यूनिट का, क्योंकि ये आगे यूज होगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, आपने +2 में एवरेज निकालना तो सीखा होगा, है ना, वैसा वैसा ही है कुछ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन।
लेट्स से हमारे पास x कोई रैंडम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है x1 x2 अप टू सो ऑन xn, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है p1 p2 एंड अप टू pn। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को डिनोट करेंगे हम e ऑफ x से, कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं e ऑफ x, तो सेम बात है ये राउंड ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में। सो ये होगा हमारे पास, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में और फिर सम कर देते हैं जस्ट। सो एक्स आई इंटू में पी आई समीशन आई वन टू एन। यदि डिस्क्रीट है हमारे पास ये हो जाएगा, यदि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये है हमारे पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। और इसको जैसे एक तरह से देखिए आप मीन ही निकाल रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, दैट इज मीन। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं इसका। Find the expectation of number on an biased die when thrown। तो डाई पे कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 6, हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 1/6। आपको निकालनी है एक्सपेक्टेशन। सो एक्स आई इंटू में पी आई, सो आई इज इक्वल टू 1 to 6। सो ये हो गया हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ऐड कर देंगे, सिंपल। ओके, तो ये आ गया आपकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। लेट्स से हमारे पास x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है f ऑफ x, और g कोई अलग फंक्शन है, ठीक है। सो यदि हम एक्सपेक्टेशन g ऑफ x करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वैसे क्या था, ये था कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू में f ऑफ x है। यदि यहाँ पे x था, यदि इस x की जगह g ऑफ x हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा g ऑफ x f ऑफ x dx, जैसे फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, और डिस्क्रीट है तो सॉल्यूशन आ जाएगा। वही हमारे पास है, इस पर्टिकुलर केस में हम g ऑफ x की जगह x की पावर r ले लें, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x की पावर r f ऑफ x dx, तो इसको डिनोट करेंगे म्यू r डैश से। इसको बोलते हैं मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन। आगे हर यूनिट में यूज होगा, ये थर्ड यूनिट सारी इसी पे बेस्ड है। सो जैसे आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4, ऐसे ही इसकी एक्सपेक्टेशन निकालते जाएंगे, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि इस g ऑफ x की जगह मैं ले लूं x माइनस ई की पावर x हो, x माइनस ई एक्स रेज टू द पावर r ले ली हम। e ऑफ x को क्या बोलते हैं, हम अभी मैंने बताया आपको म्यू, ठीक है। या हम टी बार x बार से भी डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे जैसे x बार से हमने डिनोट कर रखा है। तब हम लेंगे, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस ई एक्स रेज टू द पावर r, सो बाय डेफिनेशन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिस r f of x dx। इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मूवमेंट, दैट इज म्यू r। सेंट्रल मूवमेंट हमेशा ही अबाउट मीन होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के अराउंड, तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मूवमेंट। अब r का मतलब है किस ऑर्डर का, rth ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट, यहाँ पे सेंट्रल वर्ड हो रहा है, सेंट्रल मूवमेंट। और सिंपल यदि इस x की जगह कोई और पॉइंट है, मीन को छोड़ के, हो सकता है ये ए पॉइंट हो सकता है 0 हो, तो उसको डिनोट करेंगे म्यू आर डैश से। नहीं दिए अराउंड एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो म्यू आर से डिनोट करेंगे, ठीक। अब इसी में मान लो जी ऑफ एक्स को हम ले लें सी, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स की जगह क्या आपके पास सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सी को बाहर ले लेते हैं, सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कितना है, क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो ये आ गया सी, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट इज अगेन ए कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन। If x and y are random variables, then expected value of x plus y is equal to expected value x plus e of y। बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे ये देखो मैं बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
कि x प्लस वाई और एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स और डी वाई, ये दे रखा है। ठीक है, सो अलग कर लेते हैं इसको, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, प्लस में माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अगेन एक बार हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या है आपके पास y और एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये है हमारे आपके पास। तो यहाँ से ये क्या बन गया आपके पास, ये वाली टर्म हमारे पास, जैसे यहाँ से देखिए हम, जैसे यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं, x को बाहर ले लेते हैं, जस्ट इसको लिखते हैं डी वाई वाला, इधर डी एक्स वाला ले लेते हैं। अब ये कितना होगा, यदि अगेन हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो 1 होगी। जो बच गया उसको लिख लेते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स, और ये क्या बन गया हमारे पास, ये है क्या, टोटल 1 होगी, बट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई दोनों है। अब इस टर्म को हम ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन वेरी हो रहा है, y, तो एक्सपेक्टेशन अपोजिट वाले की बनेंगे ना, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली भी यहाँ पे देखेंगे, सो ये बन गया वेरिएशन ओवर एक्स, सो दैट विल बी एफ ऑफ वाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। सो ये हो गया कि यदि लीनियर वो हम डिस्ट्रीब्यूट लगाते हैं एक्सपेक्टेशन का लीनियर सम पे, तो x प्लस वाई का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर सम। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन। इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, then expectation of xy is equal to product of their expectation. So expectation of xy by definition क्या होगा, ये कोई सुन भी रहा है या ऐसे ही बोल रहे हैं, हाँ तो क्वेश्चन भी नहीं पूछे तुम लोग, आप तो क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे तुम लोग, और दिन तो क्वेश्चन पूछ लेते थे बीच में, ऐसे लगता था कि हाँ कोई तो सुन रहा है। आ रहा है, कहीं पे भी डाउट हो बेटा पूछ लेना बीच में, मेरे को कहीं ऐसा ना लगे कि मैं ही बोले जा रही हूँ आप लोगों को। हाँ, चलो भी आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे अभी भी आपने की है एक्स एडिशन थ्योरम फॉर एक्सपेक्टेशन, ये निकल के है कि x प्लस वाई का यदि ले तो इसके इक्वल होगा। सेम हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक्स वाई पे करें तो ई ऑफ एक्स इंटू में ई ऑफ वाई, और बट ये तभी होगा जब आपके पास एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होंगे। अभी अभी आपने एक डेफिनेशन की थी कि एक्स वाई भी कोई रैंडम वेरिएबल है, उसको हम स्टोकास्टिकली इंडिपेंडेंट बोलेंगे इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यानी कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ दैट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एफ ऑफ वाई, ये यूज होगा यहाँ पे। सो बाय डेफिनेशन ये चलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स वाई लिख लेते हैं, और एफ ऑफ एक्स वाई। अब मैंने अभी बताया कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं। सो ब्रेक करके अलग अलग लेते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इनटू में माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वाई एफ ऑफ वाई। सो ये क्या बन गई हमारे पास, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स है उसके साथ उसी का मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन है, सेम यहाँ पे। सो ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई, बस एक्स वाई इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसी रिजल्ट को आप जनरलाइज भी कर सकते हो एन इवेंट्स के लिए। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ई ऑफ एक्स आई, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी 3। यदि हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ए बाहर आ जाएगा आपका सिंपली, और एच ऑफ एक्स हो जाएगा। यदि किस प्लस कर दें कुछ, अभी भी मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सी इज इक्वल टू सी, यानी कि किसी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन निकाले तो वही कांस्टेंट आएगा, तो ये इस पे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ई ऑफ एच एक्स प्लस में ई ऑफ ए क्या होगा हमारा, सिंपली ए,
यदि x कोई अगेन रैंडम वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर जो है ए और बी कोई कांस्टेंट है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे इसमें यदि हम देखें तो यानी कि ए, पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी बाय प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ये ए हमारा आ जाएगा बाहर, ए एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस ई ऑफ बी, ये क्या है कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन क्या होगा कांस्टेंट, सो बी। सॉरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, लेट्स से इसी को ना जनरलाइज करने जा रहे हैं। इफ x1 x2 xn हमारे पास रैंडम वेरिएबल, उनको मल्टीप्लाई करके हम a1 a2 an से, तो इस तरह से यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन i1 to n ai xi, सिंपल क्या होगा ये बाहर निकल जाएगा, तो समेशन i1 to n ai xi। ये अभी इसलिए बता रही हूँ, आगे यूज भी होगा। मान लो किसी से सेकंड यूनिट का फर्स्ट हाफ में क्वेश्चन ना बने तो पीछे वाले में ना आराम से हो जाता है और ये आसान भी है। आ जाता है कई बार की डिफाइन एक्सपेक्टेशन, डिस्कस इस प्रॉपर्टी, इस तरह के क्वेश्चन। अगेन प्रॉपर्टी 6 है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। x y दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, यदि y लेस देन इक्वल टू x है तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी कम होगी। वो कह रही है कि मान लो कोई बड़ी चीज एग्जिस्ट कर रही है उस लेटर तक, उस डिजिट तक, नंबर तक हम गए, तो उससे छोटे वाली सारी एग्जिस्ट करेगी। म्यू ऑफ आर डैश यदि एग्जिस्ट करता है देन म्यू ऑफ एस भी करेगा, क्यों, क्योंकि एस आर से छोटा है। ओके, एक एग्जांपल करते हैं। गिवन दी फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स दे रखा और पी ऑफ एक्स दे रखा, आपको निकालना है ई ऑफ एक्स, ई ऑफ 2x + 3 और दिस, यहीं से करते हैं। ई ऑफ एक्स इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे पहले तो इन सब की और सम कर दो, बस वो ही एक्सपेक्टेशन। दूसरा क्या है, ई ऑफ 2x + 3, इस पे लगाएंगे प्रॉपर्टी ई ऑफ 2x + 3। अभी अभी मैंने निकाला कि 2 बार आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक कांस्टेंट 3, क्या है कांस्टेंट ही रहेगा +3, और इधर से आ जाएगा 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x, जो कि आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके होंगे। अब x स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं हर एक टर्म का, ठीक है, इसका भी स्क्वायर होगा और सबका सम कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। सो वेरिएंस एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे μ2 से भी डिनोट करते हैं, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर का सेंट्रल मूवमेंट होता है, सेंट्रल मूवमेंट। और ये क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू लिख लो, या आप u ऑफ x भी लिख सकते हैं, इसकी पावर 2, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये होता है हमारे पास μ2। और यही दी इस म्यू की जगह कोई और पॉइंट हो जाए, 0 भी हो सकता है कोई और, मीन को छोड़ के, ठीक है, तो वो आ जाएगा म्यू आर डैश आ जाएगा। सो वेरिएंस ऑफ एक्स दैट इज, जिसको हम μ2 भी बोल देते हैं, आप सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ये सारी सेम बातें, सेम सिंबल है वेरिएंस के लिए। सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू की पावर 2। वही इसका भी स्क्वायर रूट कर देते हैं हम तो स्टैंडर्ड एरर हमें मिल जाती है, ठीक। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। डिस्क्रीट है तो समेशन लगाएंगे, वेरिएंस निकालेंगे, और कंटिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इसकी पहले तो प्रॉपर्टी कर लेते हैं। इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल तो हमें प्रूव करना है कि वेरिएंस ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर v ऑफ x। एक्चुअली ये जो वेरिएंस है ना, ये बताता क्या है, आप एक तरह से ऐसे निकाल लें उसको, x माइनस म्यू की पावर 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b, दोनों का डिफरेंस ले रहे हो। मान लो आपके पास बहुत सारा डाटा पड़ा है ऐसे से, ठीक है, ऐसे से रैंडमली डाटा पड़ा हमारे पास, यदि हम उसका म्यू निकालते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कहीं ना कहीं, लेट्स से मैं कहूँगी यहाँ पे आ गई, ठीक है, हर एक पॉइंट का x का हम हर एक वैल्यू को इससे सब्ट्रैक्ट, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर देखेंगे फिर क्या वैल्यू आएगी। जितना ज्यादा
जितना ज्यादा वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास आएगी, समझ लो उतना ज्यादा आपका डाटा स्कैटर्ड है, यहाँ पड़ा, दूरी दूरी पे पड़ा है, तभी तो ये ज्यादा हुआ ना। ठीक है, तो वेरिएंस एक तरह से हमें ये बताता है हमारा डाटा कितना स्कैटर्ड है। जितना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, इसका मतलब आपकी जो पॉइंट है ना उतने ही दूर दूर है। सो जैसे ये प्रॉपर्टी कर रहे थे, सो ये निकालना ए एक्स प्लस बी का हमें, लेट्स इसको y से डिनोट कर लिया हमने, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इस पे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं e ऑफ y। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, a बाहर आ जाएगा आपका, a एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बी। सो सिंपली हमारे पास क्या क्या दोनों साइड हमने क्या किया, अब e ऑफ y ले रखा था ना, सो y माइनस e ऑफ y। सो आपका a बाहर आ जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a ये कर देंगे ना यहाँ पे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी y माइनस कर देते हैं। y है क्या, ए एक्स प्लस बी, ए वाला कॉमन आ गया, x माइनस एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, on बोथ साइड बोल देते हैं। तो वी गेट, फिर से इसकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं और स्केल कर देते हैं, पहले स्केल करते हैं फिर एक्सपेक्टेशन, ये कर दिया हमने। अभी है क्या, बाय डेफिनेशन दिस इज अ वेरिएंस ऑफ y एंड दिस इज ए, इसके लिए क्या है, वेरिएंस ऑफ x। y आपने क्या लिया था, ए एक्स प्लस बी। सो ये प्रूव हो गया हमारे पास। अब यही यदि मैं कहूँ कि b की वैल्यू 0 है तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a की वैल्यू 0 है तो वेरिएंस ऑफ ये क्या हो जाएगा, 0 0। इफ a की वैल्यू 1 है तो वेरिएंस ऑफ x प्लस बी, क्योंकि कि दो रैंडम वेरिएबल आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, क्या रिलेशन है उनके बीच में, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है क्या। सो if x and y are two random variables, then covariance between them is defined as covariance of xy is equal to expected value of x minus e of x और y minus e of y। ये होता है covariance बाय डेफिनेशन, कि कितनी वेरिएशन आपकी x में कितनी y में है, उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफरेंस को। सो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, e ऑफ y ना x e ऑफ y, अब इसकी करते हैं यहाँ पे, सो y e ऑफ x और इसे इसकी करते हैं प्लस e ऑफ x e ऑफ y। सो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, जो प्रॉपर्टी है e ऑफ एक्स वाई माइनस इस पे अप्लाई करेंगे e ऑफ x। अब e ऑफ y आप कहोगे e इंटू में e ऑफ y, बट एक्सपेक्टेशन लगाने के बाद एक नंबर ही तो आ जाता है, कि कांस्टेंट ही तो आ जाता है। ठीक है, सो e ऑफ y ये हमारा क्या रहेगा, e ऑफ y ही रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि e ऑफ y ही रह जाएगा। सो e ऑफ y सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, e ऑफ y e ऑफ x और अगेन इस पे। सो ये टर्म कैंसल आउट हो गया, हमारे पास बच गया ये। अब मैं फर्दर ये कहूँ आपको, ये आ गया कोवेरियंस। अब आपको ये कहूँ कि एक्स वाई ना इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो कोवेरियंस हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट का मतलब है ई ऑफ एक्स वाई को क्या लिख सकते हो मैं, ई ऑफ एक्स इंटू में ई ऑफ वाई, और ये आपका एज इट इज रही माइनस ई ऑफ एक्स, ये है आपका ई ऑफ वाई। सो कैंसिल आउट हो गई जीरो। सो कोवेरियंस हमारा क्या रहा, क्या हो गया, जीरो। यदि दो हमारे पास रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है मीन उनका कोवेरियंस क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल है आप वो करना, कोई दिक्कत आई तो बताना है। नेक्स्ट इसी में है हमारे पास, जैसे अभी भी आपने ये किया है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल, सेम हमारे पास दो के लिए भी यही है। जस्ट क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन लग जाएगा, नथिंग एल्स, कुछ भी नया नहीं है, बस यहाँ पे डिस्क्रीट है तो समीशन दो आ जाएंगे, प्रॉपर्टी सारी एज इट इज वही की वही रहेगी। ठीक है, सो मेन है नेक्स्ट हमारे पास 2.8 आर्टिकल, जो कि है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड इट्स देयर प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है या ऐसा फंक्शन है जो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिक आता है।
तो इसको करते हैं। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे m डॉट g डॉट f, और इसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे m ऑफ एक्स टी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको m ऑफ एक्स टी। है क्या ये? दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर टी एक्स। सिंपल एक्सपेक्टेशन, आपके पास x था बट उस x की जगह ना e की पावर टी एक्स कर देना हम, तो ये मोमेंट जेनेटिक फंक्शन बन जाता है। अब इसको मोमेंट जेनेटिक फंक्शन क्यों बोलते हैं वो आगे था। अब यही भी हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, x की जगह क्या आ गया e की पावर टी एक्स, यहाँ ऑफ x ये एज इट इज सेम यहाँ पे। तो ये हमारे पास है मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। एक तरह से आप देखेंगे m ऑफ एक्स टी बाय डेफिनेशन क्या है, ये e की पावर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर टी एक्स। सो इसका एक्सपेंशन खोलते हैं, एक्सपेक्टेड e की पावर x की सबको आई थिंक x वो आती होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन टेलर सीरीज में। सो 1 प्लस टी एक्स प्लस टी स्केयर एक्स स्केयर दिस। अभी अभी आपने पढ़ी है एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, टी बाहर आ जाएगा e की पावर x, सेम इस पे अप्लाई करेंगे टी स्केयर बाय 2 बाहर आ गया e की पावर x स्केयर एंड सो ऑन। सो 1 प्लस टी, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के साथ कुछ नहीं है ना, सो म्यू 1 डैश लिख सकते हैं इसको, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट। सेम यहाँ पे टी स्केयर बाय 2, ये सेकंड म्यू 2 डैश। अब आप कहोगे डैश क्यों लगा रहे, क्योंकि ये अबाउट ओरिजिन है, यदि मेन होता ठीक है तो हम सिंपल लिखते म्यू 2। सेम यहाँ पे यानी कि इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कहीं ना कहीं, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर r ओवर r फैक्टोरियल म्यू r डैश। ये भी टी की पावर 1, टी की पावर 2, टी की पावर 3 भी हम कंपेयर करके देखें ना, इस तरह से हमें इसके हर ऑर्डर का मोमेंट मिलेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ओके, और इसका यदि हम डेरिवेटिव कर दें, लेट्स से हम एक्स टी का हम rth टाइम डेरिवेटिव कर दें, तो हमें मिल जाएगी ये टर्म, यानी कि हमें इसका मोमेंट मिल जाएगा rth ऑर्डर का यदि r टाइम डेरिवेटिव करते हैं अबाउट ओरिजिन। अब ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है इसकी मेन 3 लिमिटेशन है। एक तो हो सकता है कि mgf एग्जिस्ट करे बट मोमेंट ही ना हो, दूसरा रैंडम वेरिएबल कैन हैव mgf एंड सम मोमेंट एग्जिस्ट बट सारे के सारे वो जनरेट ना कर पाए। ऑल ऑर्डर के मोमेंट हो सकते हैं बट ऐसा कोई फंक्शन ही ना मिले, ऐसा कोई mgf ही ना मिले कि कुछ ही पॉइंट को छोड़ के हमें ऐसा फंक्शन ही ना मिले। ठीक है, इसलिए थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको इसके बारे में, और ज्यादा कुछ नहीं। इसी में है नेक्स्ट प्रॉपर्टी mgf की। सबसे पहले ये कुछ नहीं, आपको इसको भूल जाओ, इस पे चलते हैं, जैसे m ऑफ c x t। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर क्या था हमारे पास c, जो भी है ना यहाँ पे c x t। अब इसको ऐसे लिख लीजिएगा आप, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e, c और t को इकट्ठा लिख लेते हैं और x को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया हमारे पास मोमेंट जेनेटिक ऑफ फंक्शन x विद पैरामीटर c और t। जस्ट प्रूव हो गया आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास दी x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं, तो उनका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या हुआ, इनकी सम का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ले कि सम लेके दैट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम लेते हैं दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर mgf, ये होगा। सो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है m ऑफ, ये लेना हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। सो बाय डेफिनेशन क्या हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t x1 प्लस x2 प्लस on अप टू xn। इसको अब देखो e की पावर a प्लस b को आप कैसे लिख सकते हो, e की पावर a तो मैं e की पावर b लिख सकते हैं। ठीक है, सेम यहीं पे कर रखा है, ये रहा, अलग अलग कर लीजिए। सो अगेन ये क्या हो गया, e की पावर t x1 e की पावर, क्योंकि अब हमें ये पता है
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, दी एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो ये होता है ई ऑफ एक्स इंटू में ई ऑफ वाई। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने लगाई, तो सिंपल हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया। सो ये क्या है हमारे पास, डेट इज, अब e की पावर t है ना यहाँ पे, तो सो e की पावर टी एक्स डेट इज एम एक्स वन, और यहाँ पे t आ गया। सिमिलरली ये, यानी कि यदि हम रैंडम वेरिएबल का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का, देन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ले, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एमजीएफ। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। लेट एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक न्यू वेरिएबल में यू में, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ली है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच। कुछ हमने ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ नीचे हमने डिवाइड कर दिया। फिर उसका यदि हम मैथमेटिकल ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिखते हैं एम ऑफ यू का, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, e की पावर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर टी यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी आप एज इट इज छोड़ दीजिए, u की वैल्यू क्या आपके पास x माइनस ए ओवर एच। ओके, सो ये हो गया हमारे पास। अब देखो वेरी को नहीं करवाना, जो वेरिएबल होगा उसी को करवाओगे ना, क्योंकि यहाँ एट और ए तो आपके क्या है, फिक्स है। तो ये हमारा अलग निकलाएगा, e की पावर पी एक्स ओवर एच, और ये अलग अलग कर लिया। तो इसको बाहर निकालो पहले, क्योंकि तो कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन तो वेरिएबल के ऊपर ही निकालोगे ना। सो की पावर माइनस एटी एच, और अब एक्सपेक्टेशन बच गई इसकी। सो इसको क्या लिख सकते हैं, एम ऑफ एक्स, वेरिएबल क्या बन गया टी बाई एच, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं टी बाई एच। तो ये है यदि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये था हमारा एमजीएफ। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ना, इसका मेन रोल है हर एक डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन जो भी नेक्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे ना, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट में जैसे बाइनोमियल हो गया, क्वेश्चन हो गया, ज्योमेट्रिक हो गया, कंटिन्यूअस में आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो फेमस है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक का ना एमजीएफ यूनिक होगा। एमजीएफ का फायदा क्या है, लेट्स से मैं कहूँ कि एक्स और वाई दो वेरिएबल है, क्या उनका सम भी रैंडम वेरिएबल, मतलब क्या उनका सम भी उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, इसका ये मेन फायदा है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है एमजीएफ की। तो ये बाकी जो है आप करके देखिए, ठीक है, कोई डाउट आता है तो पूछना। करें थर्ड यूनिट स्टार्ट अब। नो मैम, इतना ही होगा मैम, आगे मत करवाना। ना बेटा, मेरी कल भी तो क्लास रह गई थी ना। मैम फिर यही बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं, अब आगे करवाओगे तो फिर पीछे वाला नहीं होगा। आधे घंटा तो पढ़ लेते हैं, है ना, ज्यादा देर नहीं तो। ओके मैम। कौन सी काम, अच्छा चलो ठीक है, हाँ मैं भी ले लेती हूँ भी, चलो ठीक है। 5 क्या क्या तुम 10 का ले लो, थोड़ा तो और पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके। हाँ हाँ बिल्कुल यही है भाई, कहीं मत जाना, यहीं रहना, ठीक है। यदि और कोई ग्रुप भी बना रखा, उनको भी बोल दो कि यही वाला ग्रुप ज्वाइन कर ले, बाई चांस कोई रह गया हो इधर उधर।
तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट तो इसलिए लगाया क्योंकि रैंडम वेरिएबल को हम डिस्क्रीट ले रहे हैं यहाँ पे। ए रैंडम वेरिएबल x is said to have discrete uniform distribution over the range 1n ले लिया हमने, if its probability mass function is given by, तो देखिए ऑब्वियसली p डॉट m क्यों लिखा, क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, रैंडम जो वेरिएबल है वो डिस्क्रीट है यहाँ पे। ओके, तो p डॉट m डॉट f हमारा क्या है, इसको कैपिटल P से हम डिनोट करते हैं, यानी कि x की वैल्यू जब x हो, फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3 n, कोई भी वैल्यू हो तो हर एक वैल्यू के लिए जो p की वैल्यू है वो है 1 बाय n, सबके लिए इक्वल है, और अदरवाइज क्या रहेगी ये 0। तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी कि हम जो प्रोबेबिलिटी है कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज के लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर रैंडम वेरिएबल x। अब इन सब में ना एक चीज कॉमन है, जैसे यहाँ अभी था कि हमारा क्या थी प्रोबेबिलिटी कि p की वैल्यू 1 बाय n हो हर एक के लिए, फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n के लिए, अदरवाइज 0। सो यहाँ पे जो n है ना, इसको हम बोलेंगे इसका पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के बीच में करेगा। यस, अदरवाइज में भी इसके बीच में आती है या कोई और वैल्यू आती है तो इस रेंज से बाहर, वैसे हम इन जनरल लिख देते हैं, नहीं तो ये अपने आप में ये पूरा रहता है क्योंकि आपने इसी के बीच में पूछ रखी है। जैसे हम ये करते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा कंटिन्यूटी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप पढ़ भी रहे होंगे, क्या होता है जब फंक्शन हमारे पास, मैं कहूँ कि साइन एक्स ओवर एक्स है ना, हम इसकी लिमिट निकालते हैं ना, और कई बार ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए ना एक्स इज इक्वल टू 0 इसको अलग से डिफाइन कर लेते हैं, या फॉर ऑल एक्स भी बोलते हैं, पर ये भी कहते हैं कि x इज इक्वल टू 0 के लिए इसको प्री डिफाइन कर दिया, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी ताकि ये कंटिन्यूअस बन जाए, उस तरह से ये 0 आपके पास। नहीं, इस केस में ये इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। x की पूछी आपने, x की तो इसके बीच में आएगी ना बेटा, इसके बीच में आएगी 1 2 3, या फ्रैक्शन के बीच में नहीं होगी, क्योंकि फ्रैक्शन हो गई तो वो डिस्क्रीट नहीं रहेगा, या तो काउंटेबल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, काउंटेबल हाँ हो भी सकता है, बट ये इस केस के लिए नहीं है, हाँ इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है, प्रॉपर इस रेंज में ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर होंगे आपके पास। सो मेन है, जितने भी आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे ना, इन सब में आपको निकालना है मोमेंट निकालने हैं, सेंट्रल भी और सिंपल भी, आपको निकालना होगा हर एक के लिए वेरिएंस, आपको निकालना होगा हर एक के लिए एमजीएफ, जो मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि एमजीएफ होता क्या है ना, बताया था ना एमजीएफ क्या था, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। यस, ये भी निकालना होगा, और कुछ अभी भी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, वो सब इनमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले है μ1 डैश, सो क्या होगा बाय डेफिनेशन, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यदि हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n, और x आ जाए, बट x इसमें क्या हमारे पास i वेरी हो रहा है ना, i इंटू में जो भी आपका p ऑफ x है, p ऑफ x हमारा इस केस में क्या है, समीशन i 1 टू n i, p ऑफ x हमारा क्या है यहाँ पे 1 बाय n है, सो 1 बाय n, अब n हमारा बाहर आ गया, तो समीशन i 1 टू n i, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सबका सम करके कितना होता है n इंटू में फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सो n प्लस 1 बाय 2, सो n से n कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास n प्लस 1 बाय 2 जो कि मीन होता है, इसको म्यू भी बोलते हैं हम, म्यू, क्योंकि यही वैल्यू, ये नोटेशन है इसकी, म्यू डैश एक्सपेक्टेशन वैल्यू मीन लिख लो या म्यू लिख लो। सेम हमें निकालना मान लो μ2 डैश, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के है,
सो स्केयर कर देते हैं इसका और ये निकालें, यानी कि 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, इसकी वैल्यू क्या होती है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय 6 से μ3 यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्यूब। सो 1 बाय n समीशन i1 टू n i क्यूब, ये निकालें। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस या क्या रहता है हमारे पास v ऑफ x, या एक तरह से आप निकाल दो μ2। म्यू2 क्या था हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब आपके पास म्यू कितना है n प्लस वन बाय टू, इसका स्केयर का फिर हम वो निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। या इसका एक फॉर्मूला और है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ले लो, फिर उसका स्केयर करो, यानी कि ये वैल्यू माइनस में इसका स्केयर। ये इजीली होता है, इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये फॉर्मूला, तो ऐसे निकाल सकते हो। ये रिलेशन है ना, जो ये वाला आपको दिख रहा है, ये रिलेशन है सेंट्रल मोमेंट में। इसको क्या लिख सकती हूँ, दैट इज μ2, सेंट्रल सेकंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट, जिसको मैं बोल रही हूँ यहाँ पे वेरिएंस। सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या है μ2, क्योंकि x माइनस है ना, μ2 डैश, और यहाँ पे ये क्या है, ये क्या था μ1 डैश, बट ये इसका क्या है यहाँ पे स्केयर। तो इस तरह से ना ये रिलेशन है, मैं आपको इन जनरल ही बताऊंगी। ये रिलेशन है हमारे पास सेंट्रल मूवमेंट में और सिंपल मूवमेंट अबाउट ओरिजिन में, ताकि आपको ना ये एक एक निकालने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। ये निकालने आसान है, बल्कि ये इतना बड़ा ऐसे निकालोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए, इस बुक में है, आई थिंक फर्स्ट यूनिट में मैंने मेंशन कर रखा कहीं ना कहीं, जनरलाइज वाला भी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये आपके पास है, ये आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, यानी कि n प्लस वन का n प्लस वन बाई टू का होल स्केयर, या तो ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mgf, जो मैंने बताया था आपको, ये मेन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर टी, ये होता है ना बाय डेफिनेशन। तो ये हो गया डिस्क्रीट है तो समीशन आ गया, समीशन आई वन टू एन e की पावर टी एक्स, साथ में होता है पी एक्स के आपके पास यहाँ पे अब 1/n बाहर आ गया, e की पावर टी एक्स। तो यदि फाइनाइट जीपी है तो हमारा क्या रहता है a इंटू में 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1/r, ये सम लगा रखा है। सो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास ई टी, 1 माइनस में r कितना हो जाएगा आपका e की पावर टी, बट साथ में n भी है ना, और n आपका ये रहा। ये करके दिखाऊं या कर लेंगे आप, ये है ना e की पावर t प्लस e की पावर 2t अप टू सो ऑन प्लस e की पावर n t, ये बनेगी। सो 1/n, a कितना आपका e की पावर t, 1 माइनस में r कितना आपके पास e की पावर t, बट साथ में n भी आएगा तो nt ओवर में 1 माइनस r, 1 माइनस e की पावर, ये आ गया आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये इसका नाम ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि ये बर्नौली ने दिया था, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ये है क्या, मान लो आपके पास रिजल्ट में दो ही आउटकम हो, या तो सक्सेस हो या फेलियर हो, ठीक है, लाइक हम कॉइन के केस में यूज करते हैं, दो ही केसेस हो सक्सेस या फेलियर, जैसे दो ही पॉसिबिलिटी रहती है, तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट डाई के केस में तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। तो ये random variable to have a Bernoulli distribution with parameter p, यहाँ पे probability है, if its probability mass function is given by p of x, p, यदि failure है x is equal to 0 है, तो यानी कि ना होने की probability तो q आ गया, और यदि x सक्सेस होने की probability है वो है p, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए p प्लस q की जो वैल्यू है वो 1 रहती है। सो ये हो गया बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी का मान लो हमें निकालना है ये मोमेंट्स निकालने हैं। सो म्यू आर डैश क्या होगा, बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर आर। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, दो ही है, 0 और 1। सो ये क्या होगा एक्स बाय डेफिनेशन एक्स इंटू में पी ऑफ एक्स, इसकी पावर आर भी आएगी ना,
तो ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 0 और 1 ही है, 2 ही है बस। सो 0 की पावर r p, x की पावर 0 यानी कि 0 का मतलब है फेलियर यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज q, प्लस अब x की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर r, ओके, और p सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू जब 1 है तो क्या आ गया आपके पास p। सो ये टोटल क्या बन जाएगा आपके पास p। सो म्यू आर डैश की वैल्यू हमारे पास p रहती है। ऐसे ही मुझे मान लो इसमें से, अब तो देखो इन जनरल बन गया है, अब इसमें म्यू 1 म्यू 2 3 डैश म्यू 3 4 डैश सारी की सारी सेम रहेंगी p, ये भी हर एक ऑर्डर का मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। अब आप पूछोगे कि म्यू 2 म्यू 1 सेम होता है म्यू 1 डैश के, ये ध्यान रखना, यानी कि म्यू यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि मीन। अब इसमें निकालना आपको वेरिएंस, है ना। सो बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये x माइनस म्यू की पावर r की फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू। अभी भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे म्यू 2 डैश कितना हमारे पास p, और म्यू 1 हमारा क्या है p, तो p स्क्वायर, p कॉमन ले लेते हैं। सो 1 माइनस p, 1 माइनस p को क्या लिख सकते हैं क्यू, सो p क्यू, इसका वेरिएंस हो गया p और p इंटू में क्यू। सो ये देखिए ये निकाल रखा, ऐसे ही बाकी ऑर्डर के निकाल रखे हैं। तो ये था हमारा मोमेंट ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब mgf निकालना हो हमें, इसका mgf mxt, तो वही ऐसे ही निकाल लेंगे, जो डेफिनेशन है हमारे पास ये आ जाएगा q प्लस p की पावर t, क्योंकि x की वैल्यू 2 ही है ना, समेशन 0 और 1 पे आएगा। जहाँ सिंपल में एक्सपेक्टेशन में x होता है और मोमेंट जेनिटी में क्या होता है e की पावर में चला जाता है सब। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल है क्या, बर्नौली को ना n नंबर ऑफ टाइम्स कर लो, इसी एक्सपेरिमेंट को आप n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट्स करते रहो तो बन जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो इसमें क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉपर्टी रहेगी, तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आर कंडक्टेड n टाइम्स। बर्नौली का मतलब है 2 ही चांस हमारे पास सक्सेस या फेलियर, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपस में, द प्रोबेबिलिटी p डज नॉट चेंज। हर एक के लिए ऐसे नहीं कि हर बार प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही, नो, हर एक की क्या हो, हर बार इवेंट की क्या हो हमारे पास, जब भी एक्सपेरिमेंट करें हर टाइम प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी एक तरह से। तो इस तरह से हम कहें कि मेरे पास रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये p ऑफ x। बेस बात है हमें एमपीए डॉट डिस्क्रीट में तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, सो एन सी एक्स, यानी कि n नंबर ऑफ टाइम आपने ट्रायल किया और आप x बार आपको सक्सेस मिली, तो यानी कि सिलेक्शन ऑफ x फ्रॉम n, सो एन सी एक्स, ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ना एन एक्स, इसका मतलब यही है कि एन सी एक्स इंटू में अब x टाइम तो सक्सेस मिली ना आपको, सो यानी कि x सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है p, इसकी पावर x, बाकी टाइम क्या हुआ आपका फेल हुआ इसमें, सो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है क्यों, तो कितना बच गया n माइनस एक्स। सो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज अगेन 0 रहेगा। ये आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेम इसमें वही बातें, हाँ एक चीज और, इन जनरल इसको ऐसे लिखते हैं कि x जो आपके टिल्ड दिख रहा है ना ऐसे बी एन, इसका मतलब है जो रैंडम वेरिएबल x है वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर n और p के साथ। n है नंबर ऑफ ट्रायल्स, p है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ऐसे रिप्रेजेंट है कि x फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, ये मैं अभी बाद में करवाऊंगी, ये दो प्रॉपर्टी जब प्रूफ कर लेंगे तभी आपको पता ही चल जाएगा कैसे करना है। एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स से इन्हीं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ यस, सो इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 इंडिपेंडेंट, हमने ट्रायल्स ले ली, की प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड 2 सक्सेस ये दे रखा, 1 और 2 के जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो ये है, p को फाइंड करना हमें। सो नंबर ऑफ ट्रायल कितनी है हमारे पास यहाँ पे 5, p ऑफ 1 दे रखी है, p ऑफ 2 ये दे रखा है ना। अब इसने तो बता भी रखा है कि बाइनोमियल, तो इसका फॉर्मूला लिखो सिंपल, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, एन आपके पास 5 है,
ये 5x p की पावर x 1 माइनस p की पावर 5 माइनस x देख रखा कि 1 और 2 पे ये है। सो p ऑफ 1 यानी कि x की जगह 1 पुट कर दिया तो ये आ गया हमारे पास, x की जगह 2 पुट किया तो ये आ गया। ये दो इक्वेशन आ गई, आपको निकालना है p, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यही होता है ना, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन पड़ा है, मान लो हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, सिंपल, आपको जरूरी नहीं इसमें डिवाइड करके हो सकता है किसी में मल्टीप्लाई भी करनी पड़ जाए, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ जाए। सो ये हमने डिवाइड कर दिया। कौन सी क्लास में बेटा? अच्छा अच्छा, वेरी, फिर तो बढ़िया, ये तो जल्दी जल्दी समझ में आ रहा हो आपको। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये पी की वैल्यू 1/5 यानी कि 0.2। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 10 coins are thrown simultaneously, find the probability of getting at least 7 head। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 10। अब आपको ये तो पता है कि क्वाइन है तो दो p की वैल्यू 1/2 होगी और q की वैल्यू क्या होगी 1/2। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 7 हेड, कम से कम 7 हेड होनी चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, सो फॉर्मूला p ऑफ x निकालेंगे। सबसे पहले p ऑफ x हमारा ये बन गया 10cx 1/2, क्योंकि ये हो गया ना NCx 10cx 1/2 की पावर कितनी x और q की पावर कितनी, उनकी 10 माइनस x, बट दोनों, यस, तो दोनों की 10 ही होनी है, इसलिए इसने इकट्ठा कर दिया यहाँ पे 10। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि टेल, हेड और टेल आने की सेम प्रोबेबिलिटी है ना, ये अप्लाई भी तभी होगा बाइनोमियल। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है तो p7, x की जगह 7 पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, 9 और 10 इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ पे एक मेरे को जो लग रहा है, यहाँ पे इकट्ठा नहीं कर सकते, यहाँ पे x आएगा और q की पावर 10 माइनस x आएगा, इकट्ठा इसको थोड़ा ठीक कर लेना भाई। मानते हैं टोटल ओवरऑल 10 होगा बट नॉट एवरी टाइम। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, वैसे तो हाँ ये 10 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये था हमारे पास बाइनोमियल, इसका भी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है इसमें बहुत कुछ आगे। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे मूवमेंट, ये थोड़ा टफ पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन। सो म्यू वन डैश बाय डेफिनेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। सो ये हो गया समीशन एक्स 0 टू एन एन सी एक्स, वैल्यू बाहर आ गई एन सी एक्स, जो भी पी ऑफ एक्स है ये क्या हमारा पी ऑफ एक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब क्या यहाँ पे कर लेते हैं, इसको p से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और p से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो हमने p से यहाँ ले लिया, इसको बाहर ले लिया और इसको ये जो p था ना यहाँ पे x माइनस 1 कर दिया, और क्या किया है जो एन सी एक्स है उसको ओपन कर लेते हैं, दैट इज 1/x जगह n माइनस 1 सी एक्स माइनस 1 ऐसे ओपन कर लिया हमने इसको, और उसकी जगह ओपन कर जो आपका ये n/x था ना, यहाँ पे पर x और जो भी है n माइनस 1 x माइनस 1, और p से मल्टीप्लाई कर दिया, p से डिवाइड कर दिया तो p की पावर x माइनस 1। अब क्यों क्या है n माइनस x, अब इस x से ये कैंसिल हो गया, n p आपका बाहर आ गया। अब ये फॉर्मूला देखिए क्या बन गया आपके पास, दैट इज q प्लस p की पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला बन गया। बट q प्लस p क्या होता है, दैट इज 1, सो आ गया हमारे पास n। ऐसे ही म्यू टू डैश निकालेंगे, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, पहले तो इसमें ये करेंगे हम इस टर्म ना एक्स बता सकते हो कि कौन सा बड़ा या छोटा होता है, वेरिएंस बड़ा होता है मीन बड़ा होता है। वेरिएंस समझ सकते क्योंकि क्यू तो लेस देन 1 है ना, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वेरिएंस हमेशा छोटा रहता है मीन से। इस तरह के क्वेश्चन नेट में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी ऑर्डर के आपको निकाल के बीटा 1 बीटा 2 रहने देना,
नेक्स्ट है हमारे पास रिकरेंस रिलेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिकरेंस क्यों बोला, अब मान लो लेट से आपको एक दो ऑर्डर के मूवमेंट्स पता है, सेंट्रल मूवमेंट आपको सारे ऑर्डर के निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। अब बाय डेफिनेशन हमें ये पता है कि म्यू आर क्या होता है, म्यू आर इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ई की पावर एक्स आर। अब ये लिख लेते हैं कि एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या निकल के आई थी, एनपी। एनपी यहाँ पे आर मिसिंग है और इसका पी एक्स। सो पी एक्स बाइनोमियल का क्या है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स टू एन माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी इसका, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास, मैं यही बता रही हूँ आपको। तो समीशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एन, लेट से इसका करते हैं पहले, विद रिस्पेक्ट टू पी करना है ना। तो आर आपका बाहर आ गया और एक्स माइनस एन पी की पावर आर माइनस 1। बट फिर से एनपी के साथ क्या है, माइनस एन है ना, तो माइनस एन आ जाएगा। और ये टर्म एज इट इज कौन सी, एन सी एक्स पी की पावर एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स प्लस, ये समीशन चलो सबके बाहर लगा लेंगे। फिर ये टर्म एज इट इज एक्स माइनस एन पी की पावर आर। अब इसका एन सी एक्स भी ले लेते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पी कर रहे हैं ना डेरिवेटिव। अब इसका करना है, अब इसे प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। सो p की पावर x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, x इंटू में p की पावर x माइनस 1 और साथ में क्यों आपका एज इट इज चल रहा है माइनस एक्स प्लस p की पावर x। अब ये भी तो है ना क्यों, आप कहोगे क्यों में तो p है ही नहीं, क्यों नहीं है अभी, क्योंकि क्यों इज इक्वल टू 1 माइनस p है, ठीक है। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास n माइनस एक्स तो बाहर, ठीक है। क्यू की पावर क्या जाएगी, n माइनस एक्स माइनस 1, बट क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा इसके नाम का, यानी कि माइनस यहाँ पे। तो ये लिख रखा सब यहाँ ओपन करके, ठीक है। आगे स्टेप्स आसान है। अब जैसे ये है एन आर बाहर ले लिया, ये यहाँ आ गया दिस टर्म, और यहाँ पे इनको इकट्ठा कर लेंगे, ये जैसे है ना, इनको इकट्ठा कर लेंगे। फिर से यहाँ पे पी एक्स दिस, अब ये है क्या, x माइनस एन पी की पावर r माइनस 1, ये वाला क्या बन गया, ये एन सी एक्स इसके साथ आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, मैं कहूँगी आपको x की म्यू टू ही, मैं म्यू आर माइनस 1 पूछूंगा आपको, क्या बताओगे आप, समीशन x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू r माइनस 1 इंटू में p ऑफ x, तो वही तो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एन सी एक्स वी एक्स के साथ ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास म्यू एन आर, म्यू आर माइनस 1 और यहाँ से ये आ जाएगा। तो ऑब्वियस बात, आप रिकर्सिव निकालने हो तो जो आगे वाला वो पहले लिखोगे ना। सो म्यू आर प्लस 1, यहाँ पे डी म्यू और आर डी पी चल रहा था, सो पी क्यू एन आर म्यू आर माइनस 1 प्लस डी म्यू आर ओवर डी पी। ये है इसका फॉर्मूला है रिकरेंसिव रिलेशन फॉर मूवमेंट। अब इसमें मान लो एक दो ऑर्डर का आपको पता है, लेट से आपको पता है मीन और वेरिएंस, तो आप थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, फिफ्थ, हर एक ऑर्डर का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। लेट से हमारा एक्स रैंडम वेरिएबल है, वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल को। अब है नेक्स्ट हमें निकालना है इसका एमजीएफ फॉर्मूला, तो आई थिंक सबको याद हो गया होगा आपको, है ना। सो समेशन एक्स 0 टू एन ई की पावर टी एक्स पी एक्स, पी एक्स बाइनोमियल के केस में क्या है ये, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे p की पावर x, यहाँ पे है e की पावर टी एक्स लिख सकती हूँ मैं, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और q रेज टू द पावर n माइनस एक्स। सो ये क्या बन गया हमारे पास, q, यहाँ पे q है, यहाँ p की पावर t, सो q प्लस p की पावर t रेज टू द पावर n का फॉर्मूला बन गया। सो दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको याद भी होना चाहिए आगे, जो याद होना चाहिए वो आगे, ताकि ये वाला पोर्शन आप रहने देना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा था कि लेट्स से मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, जो बाइनोमियल को फॉलो करा विद पैरामीटर n1 और p1 के साथ। अनदर कोई है जो n2 और p2 के साथ कर रहा है, क्या उनका सम भी करेगा, ठीक है, वो बताएगा हमें mgf। इसलिए कह रही थी mgf याद रखना जरूरी है। सो m ऑफ x की क्या था हमारा, q प्लस p की पावर t था ना, हमें ये n1 और इसके लिए लिख लिया n2, सेम यहाँ पे इसके लिए लिख दिया। सो m ऑफ x प्लस y
भी एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमने एमजीएफ पढ़ा था अभी कि एम ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स इंटू में एम ऑफ वाई होता है। पुट कर दिया हमने दोनों का, बट ये तो कंबाइन ही नहीं हुए, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई इन जनरल हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं फॉलो करता, बट कुछ कंडीशन है ताकि इनकी पावर सेम हो जाए। ये वाले, ये तो बेशक अलग अलग रहे। यहाँ पे क्या हो गया, यदि P1 इज इक्वल टू P2 हो जाए ना, ओके, सो Q1 तो Q2 के इक्वल अपने आप ही हो जाएगा। सो ये बन जाएगा आपके पास Q1 प्लस P1 e की पावर t रेज टू द पावर n1 प्लस n2। अब ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बन गई बिल्कुल इसकी। तो यदि कुछ कंडीशंस हैं तो तभी क्या बन जाएगा हमारा x प्लस वाई क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो है बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। एक चीज और, इसको रैंडम वेरिएबल ना बोल के ना ऐसे बोलते हैं कि बायनोमियल वेरिएट। नेक्स्ट हमारे पास फिटिंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत आसान है, ठीक है। ये लैंग्वेज पे मत जाइए, आपको देखो ये पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है बायनोमियल के केस में, ठीक है। सो एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ये होती है ना, वही चीज मैं उससे फर्दर एक पॉइंट एक्स्ट्रा मतलब शिफ्ट कर दूं, एक पॉइंट आगे, उस पे निकालूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वन, यानी कि इस पे निकालें तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जस्ट इसमें एक्स वन हो प्लस वन और हो जाएगा। सो एन सी एक्स प्लस वन पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, पी एक्स प्लस वन और पी एक्स को, तो ये कैंसिल आउट होके ना कुछ ऐसा आ जाएगा, पी ऑफ एक्स प्लस वन दिस। यदि आपको जीरो ऑर्डर के लिए पता है, जीरो वन टू के, तो आप हर एक ऑर्डर का निकाल सकते हो। दैट इज फिटिंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें एग्जांपल करके देखिए, कुछ नहीं आता तो मेरे को बताना, ठीक है। बाकी कल करें फिर। यस मैम। यस मैम। ओके, आपकी आपकी जो भी क्वेरी हो कल देख लेना, कल एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे तो लाइब्रेरी में मिलते हैं बेटा, ये किसी बच्चे को नहीं मिले, ग्रुप बना लो ना, फिर आपस में शेयर कर लो बेटा। मान लो कोई होता का है लोकल बंदा, वो आके लाइब्रेरी से ले ले और फिर बाकियों के ग्रुप में सर्कुलेट कर दे। नहीं मिले, करो, करवाते हैं फिर अरेंज, ठीक है। हाँ, ओके, चलो भाई, ठीक है। नहीं और तो नहीं होंगी अभी, छुट्टी, बस रेस्ट करो।